नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। अहम मेहमान हैं, चर अहम तरीन इश्यूज़ हैं उनके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि सदर मुमलिकत ने 11वीं NFC कमीशन का ऐलान क़याम कर दिया है, ऐलान कर दिया है। यकीनन आपको पता होगा कि 2009 के बाद 2025 है जिसमें अब ये कमीशन अवार्ड देगी। उससे पहले जो भी इजलास हुआ उसमें कोई अहम फैसले नहीं हुए। हालांकि आइन के आर्टिकल 160 के तहत सदर मुमलिकत पर यह फ़र्ज़ है कि वो NFC अवार्ड हर 5 साल बाद उसका फ़ैसला करें और वो ऐलान हो। दूसरा अहम टॉपिक है कि इमरान खान साहब को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हैं और इस वक्त जेल में हैं, 8 ज़मानतें 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और रहा करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ ने इसको बहुत खुश आइन कहा है, लेकिन एक केस 190 मिलियन का जो मौजूद है आपके, उसमें उनको 14 साल है। जो अपील है जो अभी तक अपील नहीं सुनी गई। तहरीक इंसाफ बहुत मुतमईन है कि 190 मिलियन केस में भी उनको रिहाई मिलेगी, तो इसके बाद कोई केस नहीं है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हुकूमत कहती है कि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है मुस्तकबिल में कि इमरान खान बाहर आएँ और ज़मानतों को भी, जिनकी ज़मानतें हुई हैं उनको भी सज़ा दिए 9 मई में। बहुत सख्त हुकूमत का मौक़िफ़ है। और इस वक्त जो बहुत ही अहम है, एक और चीज़ जो चल रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। बल्दियाती निज़ाम बहुत अहम है। 190 मुल्कों में से 170 मुल्क में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर राइज है। हमारे मेहमान इस बारे में क्या कहेंगे। और एक और जो इस वक्त पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन ने तजावीज़ दी हैं कि ब्यूरोक्रेसी की असासे के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो असासे पब्लिक करने की बात की गई है, उसके साथ साथ जर्नल्स और जजेस के भी असासे पब्लिक किए जाएं। यह है अहम इशू, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं आइए उनका तारते हैं। मेरे साथ हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम बुखारी हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया। तीनों बड़े सीनियर तजर्बाकार सियासी मुदब्बिर हैं, सियासी सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़कियाकार हैं और आपके बड़े दानिश्वर और मुदब्बिर हैं। तो आज के इशू में हम देखते हैं क्या बात होती है। सबसे पहले आता हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के पास। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, 2 टॉपिक को आपके सामने पहले हिस्से में रख रहा हूँ। एक तो ये है कि जजेस और जनरल, ये पार्लियामेंटेरियन में ये आ गया। पार्लियामेंटेरियन ने ये तजावीज़ दी है और पार्लिमानी कमेटी के लोगों ने कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के लोगों के असासे को पब्लिक करने की बात हुई है, इसी तरह जर्नल्स और आपके जजेस के भी असासे को पब्लिक किया जाए। एक दूसरा, इमरान खान साहब की 8 केसेस में ज़मानतें हो गई हैं, अब उनको रहा करने का हुक्म है, लेकिन 190 मिलियन का केस आड़े आ रहा है और जिसके बारे में तहरीक इंसाफ कहती है कि ये केस लगे तो लग ही नहीं रहा है, लग जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा और इमरान खान रहा हो जाएंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है कि ज़मानतों में भी सज़ा हुई है और करीब मुस्तक़बिल में इमरान खान बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन दोनों इश्यूज़ को सर? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जो भाई बैठे हैं, सलीम बुखारी साहब, मेरे जिगर जान, उनको बहुत ही मुअद्दबाना सलाम। डॉक्टर साहब, क्राइसिस ये है जी कि इस मुल्क में एक आइन नाफिज है और जो आपने फरमाया कि जी असासे जजेस के, जर्नल्स के, आइन ने ऐसी कोई आपको उसके अंदर अफराद व तफरीत नहीं की हुई, कोई तखसीस नहीं है, कोई ऐसा सच नहीं है कि जी ये इनको एग्जाम्पशन है, इनको एग्जाम्पशन नहीं है।
कुछ चीजें हैं डिसिप्लिन के बारे में, कुछ चीजें हैं कि सर्विस रूल्स हैं, किसी के पास अपने मिलिट्री आर्मी एक्ट्स हैं, किसी के पास अपने जुडिशियल कमीशन हैं जहां डिसिप्लिन एक्शन होते हैं, लेकिन वो उनकी बड़ी महदूद उसके एक जो है प्रैक्टिसेस है। उसमें भी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के आईन और कानून से बलाए ताक है। बिल आखिर उन्होंने भी आपके जो मुरवजा आईन और कवानीन है और जो कुछ आपके मुरवजा अदालती निज़ाम है उसके आगे आके उनमें जाके वही आके उनका फाइनल डिसीजन होना होता है, चाहे फांसी दे दे कोई किसी मखसूस जगह से निकल के आए और कुछ हो जाए। अब ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीबो गरीब असूल कायम है और पिछले बदकिस्मती 70 साल से कायम है और इतनी शद्दोमत से कायम है कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। अब ये 1951 से लेके आज तक, चाहे यहां पे 58(2)B था, चाहे यहां पे 50s के अंदर कोई किसी किस्म का वहां पे गुंजाइश थी, लेकिन जब भी जो हमारे साबिक गवर्नर शाहिद अहमद साहब अपनी किताब ट्रेड मेमोयर्स में लिखते हैं कि चूंकि खुद वो हिस्सा थे एक सिस्टम का 90s में, वो कहते हैं जब भी हुकूमत आईनी तौर पे भी निकाली गई ना तो पीछे का साया जरूर होता था। तो जब आपकी किस्मत के फैसले जो हैं, जो आईन से मावरा सारी 7 दिहाइयों इनके जो है हमारे उस साये के नीचे होते रहे जो कि हमारा साया है, और जुडिशियल अगर गठजोड़ हो गया तो 50s में मुनीर से लेके और साकिब निसार तक और फिर आगे भी यहाँ जहां तक बढ़ते जाएं, ये एक लामुतराई सिलसिला है। जब इतना से चला है तो आगे क्यों खत्म हो और कैसे खत्म हो। तो ये तो आपका एक सूरत हाल है कि इसके अंदर असासे होने चाहिए, डिक्लेयर्ड होने चाहिए, और पाकिस्तान के सारे शहरी जो हैं जिनको आईन और कानून जो है एक ही तरह के यकसा किस्म के फंडामेंटल राइट्स देता है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटीज भी यकसा होनी चाहिए और उनमें कोई तखसीस नहीं होनी चाहिए। बाकी रह गई जी जमानतें, तो मेरा ख्याल है कि जमानतें होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये कौन सा कोई मेरिट पे फैसला हुआ है, उन्होंने तो कोर्ट ने ये लगा बंदा आईन है जो है हमारा एक निज़ाम है अदालती कि आप 2 साल अदालत में रहें और फिर आपको सजा हो जाए, तो आपको मुकदमे के मेरिट देखते हुए नवाज शरीफ साहब को एक दफा आपको पता है कि जो था 2019 के अंदर 2018 की जो सजाएं थी साल बाद, 1.25 साल बाद उनको रिहाई मिल गई और वो फिर लंदन में चले गए। अब इमरान खान साहब 2 साल से अंदर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट अगर जमानतें ना देती तो कोई बड़ा नाम कमाती। मेरा देना चाहिए, उससे रिलीफ मिलता है। और एक मैं आपको बताऊं, हमारी कोर्ट्स हमेशा से कंप्रोमाइज रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना सनोबर बाग में आजाद भी है पाबा गिल भी, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले। ये हकीकत है कि शाया खान के माशला में भी उन्होंने हमें इलेक्शन दिलाया अदलिया ने, काजी फाइज के वक्त में भी हमें इलेक्शन मिला, मुशर्रफ साहब के वक्त में भी अदलिया ने इलेक्शन दिलाया, हालांकि उस अदलिया को आप सबसे ज्यादा लान तान करते हैं। मैं आज भी समझता हूँ काजी फाइज साहब ना होते तो ये 8 फरवरी का इलेक्शन को मुझे लेके दिखा देता। तो मैं अदलिया के ऊपर यह कि ऑन एंड ऑफ उन्होंने एक बड़ी रिलीफ दी है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि अगर इमरान खान साहब को आज हक्की सच्ची जमानत ना देते तो इस अदलिया का सोशल मीडिया ने हशा कर देना था, और जमानत दे दी है तो मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नादानिस्ता तौर पे या उनको जो नादानी के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि ये शायद अदलिया ने को बहुत बड़ा इनके खिलाफ कोई कदम किया। नहीं, आप अदलिया को ये काम करने दें, और अगर आपके पास हक्की सच्ची केसेज हैं तो आप कॉन्टेस्ट करें। आपको ज्यादा एडवांटेज है आपके केसेस के ऊपर। इमरान खान साहब को आज वो एडवांटेज नहीं है जो साकिब निसार के वक्त में और जनरल बाजवा के वक्त में उनको ये एक खुली छुट्टी हासिल थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जी जमानतें होना भी अनहोनी बात नहीं है, मेरिट पे उन्होंने केस नहीं लिया। जमानतें तो हुई, लेकिन एक हुकूमत जो एक सियासी जमात की है वो बहुत सख्त मौक़िफ़ है। वो कहते हैं जमानतों में भी सज़ा है
और इमरान खान इतनी जल्दी रहा होने वाले नहीं है। बुखारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ इन जमानतों को और इस रिमार्क्स को लेके, और इसके साथ साथ जनाब ये जो पार्लियामेंटेरियन जो कमेटी है उसने जो पार्लियामेंट के अंदर ये तजवीज़ रखी है कि जनरल्स के भी और जजेस के भी असासे डिक्लेयर हो, और हम और तालिब इल्म के हैसियत से ये जानते हैं सर कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है, और जैसे कि न्याजी साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बराबरी की बात की गई है। कोई लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, रूल ऑफ बिजनेस या कोई कानून आइन से बालातर नहीं है। जी क्या कहते हैं आपके बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, और बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब का, उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं मशकूर हूँ उनका। काफ़ी सारी गुफ्तगू तो जो है वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कवर अप कर दी है, बहुत कम रह गया इसके बारे में बात करना, लेकिन मैं दो अहम बातों की तरफ इशारा ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये मुतालबा किया गया हो कि जी जजेस और जर्नल का भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैंने माजी में जब भी ये आवाज़ उठी है उसका हशर नशर होते अपनी आंखों से देखा है कि उसके बाद वो एहतसाब की डिमांड और वो मुतालबा जो है वो दम तोड़ जाता है। यही इस दफ़ा भी होगा, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, ये मेरा मुशाहिदा है, मेरा ये तारीख का हिस्सा है। इमरान खान साहब की रिहाई और किसी हुकूमत के रिएक्शन की बात की थी। जी 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 मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जमानत होना जो है ये कोई ना अनहोनी चीज़ है, ना ये फेवरेटिज्म है, ना ही इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब और आमिर ज़िया साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमानत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस समदानी ने नहीं ली थी, तो क्या हुआ फिर? तो हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। जमानत हो जाना बिल्कुल ठीक है, प्रोसीडिंग का हिस्सा है, लेकिन ये जमानत बड़ी सेफ रह के दी गई है, इसलिए कि इसके नतीजे में वो रिहा होने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि ही इज ऑलरेडी सर्विंग ए सेंटेंस ऑफ 14 years इन दैट 190 million केस। तो जब तक वो अनडू नहीं होगी, और उसके अनडू होने के पीटीआई समझती है कि ये ओपन एंड शट केस है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, हुकूमत ये समझती है कि ओपन एंड शट केस है, इससे बचत मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो है अगर आप इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेके इसको एनालाइज करें तो उनकी जल्दी रिहाई कहीं मंजरनामे के ऊपर आपको दिखाई नहीं देगी। अब आ जाइए हुकूमत की तरफ। हुकूमत ने जो वर्स्ट कमेंट वहां से आया है वो ये था कि भाई इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, जमानत होना कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा पीटीआई को भी चाहिए ये कि वो रियलिस्टिक अप्रोच रखें कि जमानतें हो जाना कहीं गारंटी नहीं है कि केस खत्म हो गया। मैंने पीटीआई के जिम्मेदार लोगों से सुना कि बस जी ये तो अदालत ने करार दे दिया कि ये बेगुनाह है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफी गंभीर मसला है, और इसका फैसला जो है वो बहुत तल्ख भी होगा, और बहुत जजेस को बड़े अहम मोड़ के ऊपर इसका फैसला करना पड़ेगा। एनीवे मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त दोनों ही तरफ जो ख्वाहिशात हैं, वो कहते हैं ना कि इफ विशेस वर हॉर्सेज ओनली बैगर्स वुड राइड, तो दोनों तरफ ख्वाहिशात एक जैसी शदीद हैं। क्या होने जा रहा है वो अब आने वाला वक्त आपको बताएगा। जी अरे बुखारी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करके इसी से रिलेटेड पे मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ आता हूँ। एक तो ये मुझे बताइए कि जनाब ब्यूरोक्रेसी का तो कह दिया गया है, जनरल्स और आपके जजेस की डिमांड पार्लियामेंटेरियन ने कर दी है। आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया कि पार्लियामेंटेरियन को अपनी फ़िक्र हो गई है। सर क्या इसमें एक और इजाफा नहीं कर दिया जाए कि जर्नलिस्ट या जो एंकर्स हैं उनका भी क्या कहते हैं असासे डिक्लेयर होनी चाहिए? सर क्या कहते हैं आप? बस मुख्तसर सा फिर आगे जाऊं। मैंने मैंने अपनी गुफ्तगू में इसकी तरफ इशारा किया था कि हमेशा जजेस होती थी, जर्नल जजेस और जर्नलिस्ट का हिसाब होना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सोशल मीडिया के आने के बाद से सूरत हाल हुई है, जो हमारी पॉलिटिकल गेम प्लान की वजह से जिस तरीके से लोग जो है वो अचानक जो है पैरा ट्रूपर्स के तौर पे लैंड किए हैं, हम जैसे जर्नलिस्ट जिन्होंने जो रैंकर्स हैं, जिन्होंने यानी इंटर्न्स के तौर पे शुरू किया और वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम वो इस हाल तक पहुंचे, अब हमारी कोई वक़्त नहीं है। अब तो ये है कि जो एंकर है वो उसको कितने व्यूज़ मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्राइटेरियन है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब।
इनके साथ ही होना चाहिए। ये सारे ठीक है, सेगमेंट ठीक है, की बहुत- बात हो रही है, बहुत ना इन्हीं किसी के साथ तफरीक हो के। जी इनके साथ ही है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि बिला तफरीक के जर्नलिस्ट और एंकर्स के भी जो है असासे डिक्लेयर होने चाहिए। जी आमिर ज़िया साहब, सवाल तो आपने सुन लिया है, दोनों इश्यूज़ हैं, एक तो इमरान खान की रिहाई, ज़मानत, हुकूमत का बड़ा सख्त मौक़िफ़, और दूसरा ये सर कि ये जो असासे डिक्लेयर हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट मैं कहूँ, ये सीरियस नोट, वो सहाफियों के आपने उसकी बात की, एंकर पर्सन्स के, तो कहते हैं ना कि हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खून हसरत में, जो हमने दामन झाड़ दिया तो जाम उल्टाए देते हैं। तो जो बेचारे सहाफी हैं हमारे, मैं कहूँगा जो बिल्कुल सही का, जो रैंकर्स हैं, जो रिपोर्टर रहे, जो मतलब है फिर उन्होंने न्यूज मैनेजमेंट, तो वो तो मतलब है बहुत ज्यादा ससाल का शिकार है। हमारे जो 90%, मैं कहूँगा 98% जो सहाफी न्यूज रूम्स के अंदर हैं, जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, चाहे वो बार का हो चाहे वो टीवी का हो, तो वो तो बहुत ज्यादा खुद मेरे जबर का शिकार है, माशी जबर का शिकार है। तो कर ले एहतिसाब, पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में सारों को करे पता तो चले कितनी मुश्किल हालात में सहाफी काम करते हैं और कितनी मुश्किलात में रहते हैं। वो 2-4 की बात छोड़े कि जो कहते हैं ना कि लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, वो तो बहुत मतलब है 2-4-6 लोग होंगे, 8 होंगे, कुछ इतने ही होंगे, मुट्ठी भर ही होंगे, तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर एक और वो लाइटर नोट पे मैं कहूंगा, ये बात खुशी नहीं मनानी चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए जमानतों के ऊपर पीटीआई को, तो हो सकता है मतलब, लेकिन मैं कहता हूँ खुशी मनाने का तो कोई भी मौका हो सकता है। आपको सजा मिले आप उसकी भी खुशी मना सकते हैं, आपको जमानत हो जाए तो उसकी भी खुशी मनाई जा सकती है। इस पे तो हम कोई वो हुक्म देने वाले नहीं, हमें नहीं देना चाहिए। लोग अगर खुश होना चाहें कि जमानत हो गई तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह करें। लेकिन मैं, बुखारी साहब मेरे सीनियर हैं, इत्तेफाक करूंगा कि हमारे यहाँ जो है कोई अगर ये समझे कि मामला जो है सिर्फ मतलब है उसकी एक डायमेंशन है इमरान खान के मुस्तकबिल की, वो ये है कि जी अदालत से फैसला होगा और अदालत जो फैसला करेगी उसके तई जो है उनका वो बाहर आएंगे या जो भी होगा उनके साथ। मेरे ख्याल में और इसकी सियासी डायमेंशन ज्यादा अहम है और उसको जब तक आप उस तनाजुर में नहीं रखेंगे, हमने देखा कि जब तक सियासी डायमेंशन सही नहीं हुई थी नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त तक वो बड़े मुश्किल में थे। फिर जैसी सियासी डायमेंशन उनकी सही हुई तो पता चला वो एयरपोर्ट पे लैंड करते और उनकी जमानत हो रही होती है, केसेस खत्म हो रहे होते हैं और बिल्कुल कहते हैं ना कि हवा के पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह उड़ गए तमाम केसेस, शहबाज शरीफ साहब पर भी, नवाज शरीफ साहब पर भी। तो हमारी ये बड़ी मेरे ख्याल में जुल्म है, ज्यादती है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जो जेन्युइन केसेस होते हैं वो इन तरह की चीजों की नजर कर दिए जाते हैं। तो फिर लोग जो है शक व शुबात के शिकार रहते हैं। किस बात पे यकीन करें? अगर आप खलूस दिल से भी इंतसाब करेंगे किसी का, डॉक्टर साहब, तो लगेगा कि कहीं इसमें सियासी पहलू तो नहीं है। और अगर किसी को सजा देंगे तो लोग फिर कहेंगे कि सियासी पहलू था, एक कोई मसलहत थी। तो हमारे यहाँ पूरा एक मलगूबा बना दिया गया इस चीज को, एक मतलब है दीवानी हंडिया बना दिया गया हमारे निज़ाम इंसाफ को। तो क्या उसमें क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कल का एक शख्स जिसके पीछे तमाम लोग जो कहते थे कि जी उसके ऊपर बड़े बड़े इल्जामात हैं, वो एकदम छूट जाता है और फिर एक जिसको फरिश्ता कहा जाता है वो जेल में हो जाता है। उस वक्त बहुत गलती हो रही थी, आज गलती हो रही, आने वाला कोई कहेगा जी आज का दिन है ये बहुत गलत है। तो मैं तो हर चीज में स्केप्टिक हो गया हूँ, समझ में नहीं आता कि भाई क्या चीज दुरुस्त है, क्योंकि इतना हर जगह यकीन से बोला जाता है। आप याद करें हम और आप प्रोग्राम करते थे कि भाई किस तरह की चीजें हुआ करती थी, लेकिन बयानिया एकदम बदल गया। तो बयानिया बदलने में चुटकी बजती है और बयानिया बदल जाता है। तो उसमें यकीनन इमरान खान की जो मुश्किल है अभी मुझे तो तवीली नजर आ रही है, क्योंकि उनकी सियासी जो डायमेंशन है वो सही नहीं हुई है, बिल्कुल समझ में आता है। और अगर वो आखिरी बात आपने शुरू बड़ी अहम उसने पॉइंट से आपने किया था कि एनएफसी अवार्ड, मैं समझता हूँ एनएफसी अवार्ड का इस वक्त जो है रिव्यू होना बहुत जरूरी है मेरी नाक़िस राय में, क्योंकि एनएफसी अवार्ड पे मैं आगे अगले सेगमेंट में पूछूंगा। तो मैं चाह रहा था कि मुझे यहाँ तक जो दो इश्यूज है इसको आपने डिस्कस करना था। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और फिर एनएफसी अवार्ड पे, बल्दियाती निज़ाम पे और नए सूबे के हवाले से आपके सामने आऊँगा। नाज़रीन एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अपने मेहमानों की तरफ चलूँगा नए जो इश्यूज़ हैं उसको लेके, लेकिन यहाँ बताता चलूँ अभी हालिया बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत को एक बड़ी सख्त मसलन कहना चाहिए कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हुकूमत को, और ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पे खड़ी है, आपके कंधों पे खड़ी है। बहुत सख्त दिया था कि फौरी तौर पर NFC अवार्ड या कमीशन का ऐलान किया जाए। आपको याद होगा नाज़रीन कि ये NFC अवार्ड जो 7वां मेरा ख्याल था 2009 में हुआ था, और उसके बाद जो भी हुए उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और आज 2025 है जिसमें सदर मुमलिकत 11वें NFC अवार्ड कमीशन का उन्होंने क़याम किया है। और आपको ये पता होगा यकीनन कि आबादी के लिहाज से तकरीबन जो तरीक़ेकार है उसमें 82% आबादी के लिहाज से NFC अवार्ड दिया जाता है, 10.3 गुर्बत और पसमानदगी के लिहाज से, रेवेन्यू कलेक्शन और जनरेशन के लिहाज से सिर्फ 5%, और रकबे के लिहाज से 2.7। इसीलिए पंजाब को 51.74 मिल जाता है, सिंध को 24.55 मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा को 14.62 मिल जाता है, बलूचिस्तान को 9.09 मिलता है। यहाँ एक और बात रखता हुआ चलूँ अपने मेहमानों को कि ये जो NFC अवार्ड है ये मरकज़ से वसाइल सूबों को आपके ट्रांसफ़र का है, लेकिन जो सूबों से बल्दियात को, दुनिया भर में सूबों से जो बल्दियात को ट्रांसफ़र होता है जिसको हम PFC कहते हैं, आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि सूबे NFC अवार्ड के लिए तो लड़ते हैं, पार्टी NFC अवार्ड के लिए तो लड़ती है, लेकिन जब उनके पास ये तमाम वसाइल आ जाते हैं तो वो PFC नहीं करते। मसलन सिंध जो है तकरीबन 2002 में मुशर्रफ साहब के दौर में PFC का अवार्ड हुआ था और उसके बाद नहीं हुआ। पंजाब में 2016 को हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। KPK में तो 2024 को क़याम की मंजूरी ली गई है, और बलूचिस्तान में 2007 को ये भी मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, और उसके बाद अब तक नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा जब PFC नहीं होता है तो बल्दियाती निज़ाम या बल्दियाती इदारों के पास न इख्तियारात होते हैं न वसाइल होते हैं। जी आते हैं जनाब, सबसे पहले हम अपने हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के पास। एक तो NFC अवार्ड पे ज़रा मुझे बताइए सर, थोड़ा सा ये बताइए, इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर 13, 14, 15, 12 सूबे बनने चाहिए, आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं? और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि बल्दियाती निज़ाम दुनिया में 190 मुल्क में से 170 मुल्क में है, और पाकिस्तान में आइन में मौजूद है 140A, लेकिन निफाज नहीं है, जो जमहूरियत की सबसे मजबूत असास है। जी न्याज़ी साहब। मेरा ख्याल है कि मेरे जो अजीमुल मर्तबा दानिश्वर कोना मश्क दोस्त सलीम बुखारी साहब ने 100 गल्लां दी इको गल, NFC अवार्ड जो है देखो होना तो वही है कि जिन्होंने रखना है और जो कोई रखना है वावेला करें, कुछ करें। अब उसमें आपको बहुत कम मिलता है और शोर मचाते रहे। 18वीं तरमीम को एक आध दफा इम्प्लीमेंट हो सकी, नवाज शरीफ ने भी शायद पहले साल अपनी की, लेकिन फिर यही होता है कि वजह नजाइज यहीं से शुरू होती है। अब आपने देखा कि हर मौके पे कुछ ना कुछ होता रहा। जरदारी साहब के साथ क्या हुआ, पागल हो गए हैं जी, ये किसी तरीके से उनके ऊपर जनाब एम्बुलेंस आई हुई है जी, वो एक कलेक्शनकोव लेके प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं जी, वो अपने आप को कत्ल कर देंगे, 40-50 बंदा मारना चाहते हैं। नवाज शरीफ को आज 9-10 महीने हुए थे, और क्या किया आपने? 2 बंदों को उठा के और डी चौक भेज दिया अगस्त 2014 के अंदर। जैसे ही वो वहां पे आए उन्होंने क्या हशर किया, मतलब आपने एक बंदे को 10-11 महीने हुकूमत में आए हो गए, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लग गए कि रियासत नहीं सियासत, सियासत नहीं रियासत बचाओ। वो रियासत में आज तक पूछता हूँ कौन सी 2014 में अफ्तार आंख पड़ी थी कि आपने वक्त वज़ीर आज़म को हिला कर रख दिया, निजाम को आपने धर्म भरम कर दिया। तो उसके पीछे राज जो होता है एक ही होता है, मसला एक ही होता है, बड़ा मसला, छोटे छोटे बेशुमार होते हैं। NFC अवार्ड, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसके अंदर तू तकरार होती रहती है। मेरा तो ख्याल यही है कि हिस्सा जिन्होंने
NSG अवार्ड बजाय इसके कि ये कमेटी बने, सदर उसको बनाए, वो एक वजीर खजाना जो है वो बेचारा क्या है, उसको पता नहीं कहां से आया है, किसको खुश करने के लिए, जिसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि स्टेट बैंक का जो सूद है वो सिंगल डिजिट पे ले आए ताकि हमारा ग्रोथ रेट जो है 4-5% पहुंच जाए। उसको इतनी जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं मैं स्टेट बैंक गवर्नर को मिन्नत करता हूं क्योंकि आपने स्टेट बैंक के गवर्नर को इमरान खान साहब जो है आजाद कर गए हैं। हजूर ये आपका मामला है, ये हुकूमत पाकिस्तान जो है इससे कोई इफेक्ट नहीं होती। अच्छा, आप जरा वो उस पर बता दें सूबे और बल्दियाती निज़ाम के निफाज पे सर। हाँ, यहाँ मेरा ख्याल है कि वो सूबे और बल्दियाती निजाम कुछ नहीं हो सकता जी, ना करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके साथ पिछले दफे मेरी बड़ी बहस हुई। मैं हकीकत है कि कोई जो बंदा 1973 का आइन जिसकी बेशुमार बेरुमती हो चुकी है, खसूसन 1977 में और 1999 में, तो बिल्कुल इसको जो है ना उठा कर परे फेंक दिया। और उसके बावजूद इसके बाद भी कोई इसकी जो है तकद्दुस जो है उसका एहतराम नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद खुदा के वास्ते इस आइन को रहने दे। ये आइन अब नहीं बन सकता। 1956 का आइन जो है आपको 16 दिसंबर 1971 देके गया है। ये बात समझानी उन बंदों को जो कि इस पाकिस्तान का जो सोशियो पोलिटिकल सेटअप जो है जो उसके इमरानी तकाजे हैं, जो उसके मनसूबे हैं, जो मुआहदे हैं, वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। आप करना क्या चाहिए? मैं खुद सूबे के हक में हूं, कैसे करेंगे आप? इस वक्त जो है एक टिकिंग बॉम्ब है। उसका तरीक़ाकार यह है कि आप अगर आइन में अमेंडमेंट करके सूबों को जो है जिलों को जो है आप सूबाई हुकूमतों से बिल्कुल अलग कर दिए। मुशर्रफ के जमाने में सोचा गया था, लेकिन इसकी आईनी जो वो नहीं की गई थी, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं फराम किए गए थे। चुनांचे जो हुकूमत है उसने मिलीमेट कर दिया। इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी उससे कि वो इलेक्शन कमीशन जाने और जिले जाने, और बिल्कुल आजाद हुकूमतें कायम कर दें। अपनी पॉलिस होगा। अमेरिका भी तो है, हर शहर की अपनी पॉलिस है। कोई मजाल है किसी शहर के छोटे छोटे गांव, मैं तो वहां जिस शहर में पढ़ता था, छोटा सा टाउन था 2 लाख का, जबरदस्त अपने लबक पुलिस, लबक शेरिफ, लबक सारे, कोई चीज नहीं है ना उनकी जो है जिसको कहना चाहिए कि जो मेयर जो है वो ऑल एंड ऑल है। आते हैं जैसे आप चीफ सेक्रेटरी और आईओ पॉइंट होते हैं, आप भेज दें अपना पुलिस अफसर। सर वो 13 सूबे थे, पहले 13, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले 13 सूबे थे, अब 50 सूबे हैं सर। अब उन्हें नहीं वो छोड़े ना। मैंने आपको बताया कि जी उनका मैंने तो ये उनकी मिसाल ही नहीं दे रहा हूं, मैं उनकी मिसाल उनके जिलों की दे रहा हूं, शहरों की दे रहा हूं कि जिसके अंदर कोई हजारों टाउन हैं जिनका इंडिपेंडेंट निजाम है, जिनकी अपनी मैनेजमेंट है, पुलिस की। मेरा ख्याल है आपको लॉ एंड ऑर्डर भी बलूचिस्तान जैसे इलाकों में आपका दूर हो जाएगा। फिर कोई बंदा किसी बलूचिस्तान के दावे पे नहीं करेगा। गवादर अपने हकूक के लिए लड़ेगा और दूसरा क्वेटा अपने हकूक के लिए लड़ेगा, कराची अपने के लिए और लाहौर अपने के लिए और मियांवाली अपने के लिए। तो उसके अंदर वो सारे कहेंगे कि हमारा हिस्सा, हमारा मिर्चा। सूबों को पैसा मिलेगा ही नहीं। हर जिले को उसके हिस्सा कदर जुस्सा मिल जाएगा। ना लाहौर के ऊपर ये होगा कि जी सारा चूंकि यहाँ की क्यादत होती है तो खर्चे लाहौर पे हो जाते हैं। जो बंदा गुजार साहब जीते हैं उधर से वो थे डेरा गाजी खान से, तो उन्होंने अपने इलाके को जो है तौसा शरीफ को जो है उन्होंने 4 चांद लगा दिया, आसमान में पहुंचा दिया। तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन सूबे बनाना मुमकिन ही नहीं। आप बना के दिखा दे, चलो मैं कहता हूं जी मैं आपके साथ हूं। ये कोई आसान काम नहीं है जो हर दफा लेके आते हैं कि आइन की अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट, ये सारी चीजें जो है ये सारी फर्जी है। बिलाखिर ये जाके बंद गली में फंस जाते हैं। बता दूं सर, मेरे पास जो इस वक्त है वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है उनके मुकामी इदारे हैं। और तकरीबन हिंदुस्तान का मैं पढ़ रहा था जिसके 28 सूबे हैं, पहले 17 थे, उसके हैं 2,43,000 मुकामी उनके यूनिट्स हैं। जर्मनी के 13,000 हैं, स्विट्ज़रलैंड के 2,800 हैं और बहुत सारे हैं सर। आप क्या समझते हैं सर, इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम का हकीकी तौर पर निफाज होना चाहिए सर? डॉक्टर दानिश, मुझे तो बहुत हंसी आती है उन लोगों पर जो जी मैं अर्ज करता हूँ, मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो इस मुल्क में मजीद सूबे बनाने की बात कर रहे हैं
उनको ये भी पता नहीं है कि इसके पीछे सोच क्या है, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा। ऐसे मुल्क में आप सूबे मजीद बना रहे हैं जिन्होंने आज तक बल्दियाती निजाम नहीं चलने दिया, विच इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो थोड़ी सी दानिश रखते हैं और जिनसे हमने बात की है, वो ये कहते हैं कि ये अगर हुआ या जो ये करना चाहता है उसकी बुनियादी मर्जी जो है वो सदारती निजाम के निफाज की तरफ सफर करने की इब्तिदा है, और मैं ये थीसिस मानने के लिए तैयार हूं। ये अब कहां से आया, किसने इजाद किया, वो मैं छोड़ देता हूं लोगों की दानिश पर कि वो खुद से फैसला करें इसका। एक तो हो गया ये। दूसरी बात ये है कि जनाब एनएफसी अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। मैं इन पार्टियों से पूछता हूं जो इस वक्त इस बात पर राजी हो गई हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने एक नया वो बना दिया है, कायम कर दिया है एनएफसी अवार्ड, तो ये 16 साल से कहां थे? बाकी हर मुतालबे तो अपने पूरे करवा देते हैं वो, तो इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं हुआ, क्यों खामोशी इख्तियार की गई? तो ये बुनियादी तौर पर मेरे नजदीक उन पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर भी है और जुर्म भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुदा के लिए हम पहले अपने बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन कर लें, उनको इफेक्टिव कर लें। सूबे तो जब चाहेंगे आप बनते रहेंगे, लेकिन एक बात मैं कहता चलूं वो ये कि जनूबी पंजाब का सूबा बनाने की तहरीक आज से 40 साल पहले से चली हुई है। कोई सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर मुझे बता दें, किसी पार्टी का हेड मुझे बता दें जिसने ना कहा हो कि सूबा बनाएंगे, बना? तो इसलिए ये जिस तरफ को ले जाया जा रहा है उस तरफ को मेरे ख्याल से ना जाए तो बेहतर है। जो सूबे हैं पहले इनको तो ढंग से चला लें, पहले बल्दियाती निजाम तो नाफिज कर लें, बाकी की अयाशियां बाद में हो जाएंगी। जी अच्छा बुखारी साहब, मैं यहाँ पर एक कमेंट एक आपसे बात करते हुए मैं आगे जाऊँगा, हालांकि ये हिस्सा नहीं था क्योंकि आपने एक सवाल उठाया है। आप ये कहते हैं कि इस मुल्क की गवर्नेंस इस काबिल ही नहीं है कि वो मजीद सूबे बने। तो मेरा ख्याल है सर कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जिसका अभी आपने एक इशारा दिया था इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, वो गल सड़ गया है सर। वो सिर्फ 2% अशराफिये के लिए है, वो वडेरे जागीरदार सरमायादार ये इन लोगों के लिए बना है पार्लिमानी निज़ाम। तो क्यों ना एक और जमहूरी निज़ामे को हम आजमाएं सर। दुनिया में 70 पार्लिमानी निज़ाम कन्वर्ट हुए हैं सदारती निज़ाम में और कामयाब हुए हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर सदारती निज़ाम? बस सर थोड़ा सा सर, फिर मैं आमिर ज़िया साहब देखिए पहला जी एक तो ये कि सदारती निज़ाम हमने क्या भुगते हैं और क्या नतीजे उसके निकले हैं, वो मेरे ख्याल से मैं यहां बैठ के ना दोहराऊं तो क्या है। इस मुल्क का दो लख्त हुआ, ये मुल्क किसने किया, कौन सा निज़ाम था, उस वक्त ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहले आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक करें तो मजीद आप एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं ना। वो जो बचपन में हमें हमारे उस्ताद कहते थे, आगे दौड़ पीछे चौड़, एग्जिस्टिंग निज़ाम आपसे चल नहीं रहा, नए तजर्बे आप करने चले हैं। मुझे इस पर शदीद इख्तलाफ है और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर इसने जोर पकड़ा, अगर ये कर बैठे ये सियासतदान, तो बस फिर ये पार्लिमानी जमहूरियत का जनाजा दफन करने के लिए आप तैयार हो जाए। ठीक है सर, मैं आता हूँ आमिर ज़िया साहब की तरफ ऐसे एक जुमला कहते हुए जाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अमूमन लोग सदारती जमहूरी निज़ाम से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर सदारती जमहूरी निज़ाम आ गया तो कोई फौजी डिक्टेटर आके बैठ जाएगा। नहीं, नवाज शरीफ साहब जीत जाएं, जरदारी साहब जीत जाएं अवाम के डायरेक्ट वोट से, शहबाज शरीफ साहब जीत जाएं, बिलावल भुट्टो साहब जीत जाएं, ज़रूरी है कोई सदारती निज़ाम में कोई आर्मी का जनरल रिटायर्ड डिक्टेटर कोई भी आकर बैठ जाए? तो ये ज़रा कन्फ्यूजन है। बहरहाल मैं पूछता हूँ आमिर ज़िया साहब से। आमिर ज़िया साहब, क्या आप समझते हैं एनएफसी निज़ाम पे? जी अच्छा आप चले दे दें सर, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, आप जल्दी सर, आमिर साहब को देना टाइम। पहले तो सलीम बुखारी साहब की मेस्मराइजिंग गुफ्तगू के बाद गुंजाइश नहीं बनती, और हकीकत यह है कि वो कोई बात कुछ और कर रहे थे। बहरहाल मेरा ख्याल है आपके जो देखने वाले उन तक उनका मुद्दा पहुंच गया है और हमें समझ आ गई। लेकिन एक और बात सुन ले कि क्या हमने सदारती निजाम ट्राई नहीं किया?
इस मुल्क में सदारती निजाम हमने ट्राई नहीं सर किया। नहीं आया हमने आपके मुल्क में आपके मुल्क में आज तक आपके मुल्क में सदारती निजाम पाकिस्तान तोड़ के किए है। आइडियल सदारती निजाम नहीं आया। आइडियल फिर आइडियल आपको कब मिलेगा? सदर बन वो दुल्हन कहां से लाओ? वजीर, हाँ आइडियल, हाँ ये वो परी कहां से लाऊं? तेरी अमेरिका से लाते हैं सर, अमेरिका से। आप जो भी आएगा उसका प्रॉब्लम सदारती निजाम से नहीं करना, आपने दवाया वो फ्रांस। ठीक है, अब मैं चलता हूं सर आमिर से। मेरी इस सिलसिले में आपसे लास्ट प्रोग्राम में बड़ी गुफ्तगू हुई, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी मुझे। आमिर से साहब कैसे देखते हैं? टाइम कम है सर। अच्छा, मुझे पता है, देखिए पहले तो मैं एनएफसी पे जरा सा अर्ज कर दूं कि हमारे जो एनएफसी है ये फेडरेशन को सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि ज्यादातर जो मतलब है वसाइल हैं वो सूबों को चले जाते हैं और सूबे जो है वो एक रेकलेस तरीके से उसको खर्च भी कर रहे होते हैं। और इस एनएफसी का जो फॉर्मूला है वो गलत फॉर्मूला है। पॉपुलेशन की बेस पे जब आपने खुद फरमाया कि 82%, 82% अगर आप पॉपुलेशन की बेस पे देंगे तो आप इंसेंटिव दे रहे होते हैं हर सूबे को, हर इलाके को अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा चढ़ा कर बयान करे। और उसमें इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी के भी आपने 2.7% रखे हुए हैं और बैकवर्डनेस को और रिसोर्स मोबिलाइजेशन को आप नहीं देख रहे। तो एक तो एनएससी के फॉर्मूले को डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको रीथिंक होना चाहिए। इसके ऊपर ये तफसीली मौजू में कभी मौका दीजिएगा बात करने का। एक बात। दूसरी बात ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए। जब फेडरल गवर्नमेंत के पास जो है तमाम कर्जों की अदायगी फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, जब डिफेंस को उन्होंने संभालना है, उनसे आप ये तवक्को भी करते हैं कि वो तरक्याती मंसूबों को भी जो है वो पुश करें, तो उसमें फिर आपको कर्जे ही लेना पड़ता है। तो आपको जो है इसका कोटा जो है फेडरेशन का जो है आपको बढ़ाना चाहिए और इसको रीथिंक करने की जरूरत है। बड़ा रेकलेस तरीके से एनएफसी जो है बनाया गया था। एक बात। दूसरी बात आ जाती है देखिए नए सूबों की और सदारती निजाम के बहस की। मुझे बताइए कि पार्लिमानी निजाम ने इस मुल्क में कौन से मतलब है सुर्खाब के पड़ लगा दिए। हमारे यहाँ पार्लिमानी निजाम भी उतना ही नाकाम हुआ कि जितना माजी का सदारती निजाम। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 4 सूबे जो कई ममालिक से बड़े हैं, पंजाब बहुत बड़ा कई ममालिक से बड़ा मुल्क है, ये सब सूबा है, यही हालत सिंध की है। तो क्या क्यों नहीं हो सकता पावर डिवॉल्व? या तो आप ये, और जबकि भावलपुर जो था बिल्कुल एक सूबा बनने है, उसकी एक राइट है, आपका जो जनूबी सूबा है उसका बनना है, उसका राइट है। तो अगर वो तकसीम हो जाता है और लोगों को ये शिकायत रहती है कि पंजाब में भी डेवलपमेंट होती है तो सिर्फ लाहौर सेंट्रिक होती है और सवाए सेंट्रल पंजाब के जो है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब होती, तो ये गलतफहमी भी और ये शिकायत का भी इजाला होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तरक्की का जो सफर है उसमें बहुत ज्यादा अनइवन है। इसकी वजह से मुल्क के लोगों में जो है बहुत ज्यादा शिकायतें जन्म ले रही हैं। वो ये देखते हैं कि जी माशाल्लाह लाहौर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कोयटा का तो आपने वैसा नहीं बनाया, आपने जो है पेशावर का तो इतना अच्छा नहीं बनाया, कराची हैदराबाद ने क्या कसूर किया है? तो आपको एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और वो इस जो अभी जो तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें आप नहीं कर सकते। और सूबे किया तो आप सूबे बना दें या फिर आप डिवॉल्व कर दें कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन थे जो आप फरमा रहे थे, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये फ्लॉड है, ये अवाम दुश्मन है, ये कहते हैं ना नाइंसाफी फैला रहा है। और जब तक आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए ना कि कराची की आप मिसाल देख लें कि आप कहते हैं जी सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल शहर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 170 मिलीमीटर बारिश होती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों होता है? अब वो इनको एक नया इशू मिल गया हाथ में कि जी क्लाइमेट चेंज है। भाई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये आपकी नालायकी है क्योंकि आप इस शहर पे पैसे खर्च नहीं कर रहे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च नहीं कर रहे, सक्कर पे नहीं कर रहे। उनकी कौन सी अच्छी हालत है? देही सिंह की कौन सी अच्छी हालत है? तो बात ये कि जब हर जगह वायसराय बैठा होगा, हमारे वजीर आला वायसराय है बुनियादी तौर पर, और ये जो है लोगों की बहबूद का ख्याल नहीं करते। जितना इस वक्त एंटी पीपल निजाम ये वाला है हमारा, क्या आप देखिए अवाम में और जो हुक्मरान है उनमें फासले बढ़ते जा रहे हैं और ये मजीद बढ़ेंगे। अभी बुखारी साहब ने कहा जी पीटीआई ने बड़ा बेड़ा कर किया, मैं तस्लीम करता हूँ कि बतौर तीसरी पावर। तो बाकी दो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया? नून लीग ने कौन से मतलब है चांद सितारे लगा के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या कर दिया? तो भाई बात ही के सारे जमाम में नंगे, और आपको इसको रीशेप करना है सिस्टम को। जब तक नहीं करेंगे पाकिस्तान इसी तरह आपस में जुत्तुम बेजार करते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेगा मुल्क।
चलता नहीं चल सकेगा, बहुत सही बात है। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तीनों मैम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।